वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो उसकी वजह से हम फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखिए, डिस्कस कर रहे थे लो डेंसिटी पॉलीथीन। आज 29/4/2020 है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में हम उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे थे। केमिकली इनर्ट होता है, टफ़ होता है। टफ़ का केमिकली इनर्ट का मतलब रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है, किसी से अपक्रिया नहीं करता है। टफ़ का मतलब ये कठोर होता है। फ्लेक्सिबल मतलब कि ये थोड़ा सा लचकदार होता है। अच्छा, साथ में पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि वैद्युत चालक के रूप में ये बहुत ही कमज़ोर होता है वैद्युत चालक के रूप में। अच्छा, तो इसी खासियत की वजह से इसको इंसुलेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये गुड इंसुलेटर का काम करता है, यानी कि विद्युत धारा को रोकने का काम करता है। तो आप देखे होंगे कि जितने भी वायर होते हैं, तो वायर कॉपर का मेटल का होगा या एल्युमिनियम का होगा, तो उसके ऊपर एक लेयर होती है जिससे आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ये एक तरह का पॉलीमर होता है और ये लो डेंसिटी ही पॉलीथीन होता है। ये लो डेंसिटी पॉलीथीन ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको नहीं करेंगे तो डायरेक्ट मेटल के वायर को पकड़ेंगे तो करंट ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन लो डेंसिटी पॉलीथीन के ऊपर इसकी एक लेयरिंग बनी होती है। क्यों? क्योंकि लो डेंसिटी पॉलीथीन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि ये गुड इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि जो करंट फ्लोविंग को रोकने का काम करे। ठीक है, तो आइए अब इसके और कैरेक्टरिस्टिक में देखते हैं। अच्छा, कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 मेन है और इसके यूज कहाँ कहाँ होता है। तो आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं जहाँ जहाँ इसको यूज किया जाता है। किसका? एलडीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिएगा, तो आप करंट कैरिंग वायर्स के लिए होता है। करंट कैरिंग यानी कि करंट को ले जाने वाले वायर के ऊपर लेवलिंग करने के काम आता है। करंट कैरिंग वायर को कवर करने के लिए काम आता है। टॉर्च, खिलौने बनाने में काम आता है। और इसका यूज स्क्वीज बॉटल का मतलब कि ऐसा बॉटल जिसको मोड़ा जा सके, मोड़ चिंगोड़ के, जैसे मोड़ चिंगोड़ देते हैं वाटर बॉटल, उस सेंस में स्क्वीज बॉटल में काम आता है। SQEEZE, स्क्वीज बॉटल्स, यानी कि ऐसा बॉटल जो मोड़ा जा सके। और फ्लेक्सिबल पाइप, कुछ ऐसे पाइप्स होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, घरों में जो यूज होते हैं उनमें लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज होता है। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन का कहाँ का यूज होता है? करंट कैरिंग वायर में, टॉयज खिलौनों में, स्क्वीज बॉटल में, यानी कि जो बॉटल मोड़ा जा सके, और फ्लेक्सिबल पाइप में। आइए अब देखते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। दूसरा, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको संक्षिप्त में कहते हैं HDP। ठीक है, ओके। अच्छा, नाम तो जान से सेंस निकल ही रहा है कि हाई डेंस होगा। ओके, तो आइए देखते हैं ये कैसे प्रिपेयर होता है। तो चूँकि ये पॉलीथीन है, तो यानी कि इथीन लेंगे आप, इथीन मॉलिक्यूल, जैसा कि हम आपको पहले भी बताए हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये N टाइम्स लेंगे, ठीक, तो ये जाके क्या बनेगा? पॉलीथीन। ठीक, लेकिन अब ये लो डेंसिटी है कि हाई डेंसिटी है, तो हाई डेंसिटी करने के लिए यहाँ पे हम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस कुछ अलग रखेंगे। तो जैसा आपने LDP में देखा था, लो डेंसिटी में हमने आपको प्रेशर 1000 ATM 2000 ATM रखा था और टेम्परेचर भी पर्याप्त रखा था और कैटलिस्ट के रूप में ऑक्सीजन या परऑक्साइड यूज किया था। तो आइए इसमें देखते हैं। इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसमें प्रेशर लो होगा। लो भी कितना होगा? इसमें 6 ATM से लेकर 7 ATM तक का प्रेशर होगा और टेम्परेचर 330 केल्विन से लेकर 343 केल्विन तक होगा। ठीक, और इसमें कैटलिस्ट, अच्छा, लेकिन ये जो भी रिएक्शन होगा एक सॉल्वेंट में होगा और वो सॉल्वेंट कोई हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होगा। हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होगा, यानी हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट का मतलब हो गया कि ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन का बना हो, जैसे साइक्लोहेक्सीन ले सकते हैं। तो आप सिर्फ हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट लिख दीजिए। ओके, अच्छा, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉल्वेंट में हाइड्रोकार्बन हो गया। अब कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट का प्रयोग करेंगे।
तो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है इसको भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यानी कि पहले तो नेम लिख देते हैं इसको आपको, ZIEGLER जिगलर NATTA जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो ये कैटलिस्ट का नाम है। तो जिगलर एक साइंटिस्ट थे और नाटा भी एक साइंटिस्ट थे, तो ये दोनों साइंटिस्टों के सरनेम पे पड़ा है, तो आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट लिख दीजिएगा। तो इस तरह से एथीन मॉलिक्यूल जो n टाइम्स रहेगा पॉलीमराइज होगा 3 रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू और पॉलीथीन बनाएगा। कंडीशन एटमॉस्फेयर की क्या रहेगी 6 ATM से 7 ATM 330 केल्विन 343 केल्विन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट होगा, तब जाके ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनेगा। तो आइए थोड़ा सा जिगलर नाटा कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लें। ये तो साइंटिस्ट के नेम पे पड़ गया, लेकिन केमिकली ये होता क्या है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट केमिकली होता क्या है, तो एक्चुअली ये 2 केमिकल कंपाउंड का मिक्सचर होता है। पहला होता है ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और प्लस, पहला हो गया ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और दूसरा हो गया टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ट्राई एथिल एल्यूमिनियम को फार्मूला लिखेंगे आप C2H5 का होल थ्राइस और एल्युमिनियम, ये हो गया। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का फार्मूला होगा TiCl4। तो इस तरह से 2 केमिकल का ये जो मिक्सचर रहता है, अब रेशियो इसका रहता है, इन दोनों केमिकल के रेशियो को यानी कि इन दोनों के मिक्सचर को ही जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। चलिए ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो इस तरह से हम आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन केमिकली कैसे बन रहा है ये बात कर दी है। तो आइए इसके थोड़े से प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। और ये तो आप जानते हैं कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा, जैसा कि हम आपको पीछे डिस्कस किए थे। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक तरीका इसका और है। ठीक है, आइए और एक दूसरा तरीका ये है कि पर सल्फेट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ज़्यादा कॉमन है। आइए इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करें कि इसके गुण क्या होते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथीन के प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, देखिएगा पहला प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ ये हाई डेंसिटी होता है, ठीक है, और इसमें जो भी पॉलीथीन होगा वो लीनियर होंगे और बहुत ही डेंस होंगे, यानी कि जो भी पॉलीमेरिक चेन होंगे बहुत ही क्लोज पैक्ड होंगे। जब ये बहुत ही क्लोज पैक्ड होते हैं तो इसलिए इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इनको हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहते हैं। तो जैसे लो डेंसिटी पॉलीथीन केमिकली इनर्ट था, हाई डेंसिटी भी केमिकली इनर्ट होगा, यानी कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय होगा। और इसकी अगली खासियत क्या है, ये भी टफ होगा, टफ यानी कठोर होगा, टफ एंड हार्ड होगा, ठीक है, ओके। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये तो हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर दिए, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका यूज होगा बकेट्स में, BUCKETS, यानी कि जो प्लास्टिक की बाल्टियाँ होती हैं उनको बकेट्स कहते हैं, बकेट्स बनाने में यूज होता है। डस्टबिन में होता है, यानी कि कूड़ा जो फेंकने वाला जो बाल्टी की तरह डिब्बा होता है उसमें बनाने में हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज होता है। बॉटल्स बनाने में यूज होता है, कुछ प्लास्टिक के बॉटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं जो मुड़ते नहीं हैं, उसमें हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। फिर
इसका प्रयोग पाइप्स में भी होता है, कुछ ऐसे पाइप्स होंगे प्लास्टिक्स के जो बहुत ही हार्ड होते होंगे, और ईटीसी अन्य जगहों पे भी इसका कुछ यूज होता है। तो इस तरह से हमने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सम अदर मतलब कुछ और अन्य एग्जांपल में हमने पॉलीथीन डिस्कस किया, और इसका अब अगला और एग्जांपल्स लेते हैं, एक पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन, अगला बी, इसको कहते हैं पॉली TTRA टेट्रा, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथीन, एथीन, इसको संक्षिप्त में टेफ्लॉन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से टेफ्लॉन पूछा जाता है कि टेफ्लॉन किसे कहते हैं, और टेफ्लॉन का मोनोमर बताइए। तो आइए देखते हैं पहले ये जो एग्जांपल है, पॉलीथीन के बाद ए पॉलीथीन था, ठीक है, और बी है पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन। तो देखिएगा, पॉली का मतलब हो गया ढेर सारा, टेट्रा का मतलब हो गया 4, फ्लोरोइथीन का मतलब हो गया कि एथीन 2 कार्बन का कंपाउंड, यानी कि C डबल बॉन्ड C एथीन हो गया, और टेट्रा फ्लोरो का मतलब कि 4 फ्लोरीन जुड़े होंगे, तो एक कार्बन पे 2 और दूसरे कार्बन पे 2। तो ये हो गया मोनोमर। क्या हो गया? ये हो गया मोनोमर। अब इसी के n टाइम्स आप इसको लेंगे, यानी कि यही मोनोमर कई बार आपस में रिपीट करेगा और ये बनाएगा पॉली टेट्रा फ्लोरोइथीन, जिसको कहते हैं टेफ्लॉन। ठीक है, तो सीबीएसई में पूछा जाता है कि टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है, तो टेफ्लॉन का मोनोमर यही है। तो मोनोमर का नाम क्या होगा? मोनोमर का नाम तो होगा टेट्रा फ्लोरोइथीन, लेकिन जब ये पॉलीमराइज होगा तो ये यानी कि जो टेफ्लॉन बनाएगा तब इसका नाम क्या हो जाएगा? उसके नाम के आगे पॉली वर्ड यूज हो जाएगा, पॉली टेट्रा फ्लोरोथीन। ठीक है, ओके। तो आइए थोड़ा सा इसका रासायनिक रूप से कंडीशंस देखें, किस कंडीशन पे बनता है। तो देखिए, हम लेंगे CF2 डबल बॉन्ड CF2, इस तरह से हम टेट्राफ्लोरोइथीन को लिख सकते हैं। ये n टाइम्स लेंगे, ठीक है, और कंडीशंस क्या रखेंगे? कैटलिस्ट रखेंगे और हाई प्रेशर रखेंगे, हाई प्रेशर। इस कंडीशन में ये जाके अब पॉलीमराइज होगा, तो ये बनाएगा CF2, आपस में सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे CF2, और ये इधर बॉन्ड अगले CF2 से लिंक होगा और ये अगले CF2 से लिंक होगा। इस तरह से ये पॉलीमर के फॉर्म में बनेंगे और ये n टाइम्स होगा। इसी को कहते हैं टेफ्लॉन। क्लियर है? ये कैसे क्या बनेगा, ये मैकेनिज्म के थ्रू हमने आपको समझाया था, जो पॉलीथीन का मैकेनिज्म लिया था, ये पिछली क्लास में जो हमने आपको डिस्कस किया था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, उसी प्रोसेस के थ्रू ये बनेगा। तो आइए, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा, और या तो एक फ्री रेडिकल के हेल्प से बनेगा, या फिर पर सल्फेट कैटलिस्ट की हेल्प से बनेगा। पर सल्फेट कैटलिस्ट के हेल्प से बनेगा। ठीक है, अच्छा, आइए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज यानी किसके क्या गुण होंगे? तो ये केमिकली इनर्ट होगा, यानी कि रासायनिक रूप से निष्क्रिय होगा, यानी कि किसी केमिकल कंपाउंड से अपक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अच्छा, इस पर अगर कोई कोरोसिव एजेंट, यानी कि इस पर कोरोजन नहीं होता है, यानी कि आप सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे कि लोहे में रस्टिंग हो जाती है आयरन में, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये इसमें कोई भी कोरोसिव एजेंट इस पर अटैक करेगा तो इसको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। तो इसको लिख सकते हैं हम कि ये रेजिस्टेंट होता है, यानी कि प्रतिरोध प्रस्तुत करता है। ठीक है, किससे? टू अटैक कोरोसिव का मतलब होता है जंग लगने वाले ऐसे केमिकल कंपाउंड, कोरोसिव रेजेंट्स। ठीक
ठीक है। जैसे इसमें कोई केमिकल कंपाउंड आ गया, जैसे वाटर हो गया या कोई और चीज़ें हो गई, तो इसमें क्रोजन्स नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, या जैसे लोहे में होता है ऐसे इसमें नहीं होगा। क्लियर है। अच्छा, आइए इसके यूज देखते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। टेफ्लॉन का यूज कहाँ होता है, तो टेफ्लॉन समझ रहे हैं ना, मार्केट में टेफ्लॉन नेम ज़्यादा फेमस है। तो टेफ्लॉन का यूज कहाँ होगा, ऑयल सील्स बनाने में। ऑयल सील, इसको थोड़ा सा समझाते हैं। ऑयल सील्स का मतलब हो गया कि कई ऐसे जैसे कि मार्केट में ऑयल जो बिकते हैं, तो कुछ प्लास्टिक के डिब्बे में आते होंगे, कुछ मेटल के कैन में आते होंगे, लेकिन जो उनकी पैकिंग होती है, जो बंद करने की जगह होती है, तो उसमें एक पॉलीमर होता है प्लास्टिक का, वो टेफ्लॉन ही होता है। तो ऑयल सील्स यानी कि ऑयल को पैक करने में जो ढक्कन में यूज होता है उसके, वहाँ पे ये यूज होता है। ठीक है। गास्केट्स, गास्केट्स में यूज होता है। गास्केट्स के बारे में आप जानते होंगे कि जैसे कि आप जैसे कि आप यूज करते होंगे। गॉस्केट का मतलब होता है कि जैसे किसी जैसे आप यूज करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में, कोई प्लास्टिक की एक लेयर बनी होती है किसी मेटल के ऊपर, जो उस इंस्ट्रूमेंट्स में अप डाउन होता है, उसको गॉस्केट्स कहते हैं। तो यानी कि ये जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो उसको गॉस्केट के रूप में यूज करते हैं। हाँ, याद आ गया, स्टोव। स्टोव में जो स्टोव को पंप करने वाली जो होती है, उसमें एक आपने देखा होगा कि गॉस्केट लगा होता है, तो वो इसी का, टेफ्लॉन का ही होता है। अच्छा, कुछ ऐसे बर्तन होते हैं घरों में या जो भी चीज़ है, जो हाई टेम्परेचर में होते हैं, हाई टेम्परेचर में यूज होते हैं, तो उनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। अच्छा, टेफ्लॉन की कोटिंग क्यों होती है, क्योंकि एक टेफ्लॉन की कोटिंग यानी कि उसके ऊपर एक लेयर होती है। जैसे ये एक बर्तन हो गया, इसके ऊपर टेफ्लॉन की लेयरिंग होगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर को ये सहन कर सकता है, और टेफ्लॉन की लेयरिंग, लेवलिंग यानी कि लेयर बनने की वजह से जो भी खाना पीना बनाते हैं वो बर्तन में चिपकता नहीं है। ठीक है, इसलिए इससे टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। तो यानी कि उसके नॉन स्टिकी होता है, इसे हम कह सकते हैं कि नॉन स्टिकी नेचर का होता है, यानी कि ये चिपकता नहीं है, यानी कि कोई भी खाने पीने के पदार्थ को बर्तन में चिपकते नहीं है, उसकी लेयरिंग होती है इसकी। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। तो ये बी हो गया। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, सी। सी एग्जाम्पल है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो आइए इसके नेम से पकड़ते हैं। पॉली का मतलब हो गया कि ढेर सारे, कई। एक्राइलो नाइट्राइल देखते हैं, तो आप पहले से देखिएगा कि ये भी 2 कार्बन का कंपाउंड होगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। ओके, और ये दूसरे वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ाएगा, एक वैलेंसी, और दूसरे वैलेंसी से साइनाइड ग्रुप जुड़ा होगा। तो एक कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, 2 डबल बॉन्ड इस कार्बन से, और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन से, एक सिंगल बॉन्ड साइनाइड से। अब दूसरे कार्बन की 2 वैलेंसी कहाँ सेटिस्फाइड होगी, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो ये एक तरह से एथीन का डेरिवेटिव हुआ, इसे कहते हैं एक्राइलो नाइट्राइल। एक्राइलो नाइट्राइल। अब इसी को n टाइम्स लेंगे और कोई कंडीशंस देंगे, तो ये बनाएगा पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। तो ये फॉर्म करेगा CH2, CH, CN को ऊपर शो कर देते हैं, और फिर ये आगे किसी अगले से, इसी से मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा, तो ये n टाइम्स हुआ। इसी को कहते हैं पॉली एक्राइलो नाइट्राइल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का मोनोमर पूछा जाता है। इसको संक्षिप्त में पैन के नाम से भी बोला जाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, पॉली एक्राइलो नाइट्राइल का जो मोनोमर है वो एक्राइलो नाइट्राइल है, पॉलीमराइज होके पॉली एक्राइलो नाइट्राइल बनाता है। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन का ये प्रोसेस हुआ। जाहिर सी बात है कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा, तो इसमें परऑक्साइड कैटलिस्ट रखेंगे, और इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं।
तो आइए थोड़े से इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही लाइट नेचर का होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ होता है? यूज, जैसे आप जानते हैं उल मतलब ऊन, तो जो नेचुरल उल होता है उसकी जगह कमर्शियल पर्पज में इसका यूज होता है। इसको कमर्शियल उल के रूप में यूज करते हैं, ऊन के रूप में इसको कमर्शियल यूज करते हैं। तो मार्केट में कमर्शियल उल के रूप में यूज होता है और ये एक फाइबर नेचर का होता है। तो कमर्शियल उल फाइबर के रूप में इसका यूज करते हैं। मार्केट में ये ऑरलान के नाम से बिकेगा, ORLON ऑरलान, या फिर इसको एक्रीलेन कहते हैं, सॉरी एक्रीलेन। ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल मार्केट में कमर्शियल उल फाइबर के रूप में बिकता है, सेल होता है, यूज होता है, जिसको ऑरलान या एक्रीलेन के नाम से भी सेल किया जाता है, ऑरलान या एक्रीलेन के नाम से। तो इस तरह से पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो गया, ओके। तो यहाँ पे हम आपको प्रिपरेशन ऑफ डिस्कस कर रहे थे, एडिशन पॉलीमराइजेशन या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे थे। तो एग्जांपल में डिस्कस करने से पहले उसके एक मैकेनिज्म को हमने डिस्कस कर दिया। इसी मैकेनिज्म, इसी पैटर्न पे सारी चीज़ होंगे। कुछ एग्जांपल में पॉलीथीन हमने लिया था, पॉलीथीन 2 भागों में लो डेंसिटी हाई डेंसिटी बांटा था। फिर दूसरा एग्जांपल हमने लिया था पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन, जिसको टेफ्लॉन के नाम से बोला जाता है। तीसरा एग्जांपल हमने लिया था पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ठीक है, ओके। तो सबका मोनोमर्स ध्यान रखिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे डिस्कस करते हैं।